वेलकम फ्रेंड्स, आज की क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने ग्राफ्स के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली ग्राफ का जो सेक्शन है उसमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, उसके बाद दिए गए किसी भी फंक्शन को हम क्या करते हैं, ग्राफ के रूप में प्लॉट करते हैं। इससे कई ऐसी चीज़ें हैं जो कैलकुलस के सेक्शन में आती हैं और उसको करने से हमारी जो होती है वो बहुत मदद मिलती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और पुराने जो वीडियोस हैं उनको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे हर वीडियो का लिंक पिछले वाले वीडियो से होता है, क्योंकि मैं पिछले वाले वीडियो को ही कंटिन्यू करता हूँ। एक्चुअली मैथमेटिक्स के सिंक्रोनाइजेशन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि इंडिपेंडेंटली पढ़ लें। यहाँ पे चीज़ें एकदम लाइन बाय लाइन चलती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक्स है कि ग्राफ ऑफ ए पेरियोडिक फंक्शन। सबसे पहले तो हमें ये दिखना चाहिए कि ये पेरियोडिक फंक्शंस होते क्या हैं। बेसिकली पेरियोडिक फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो एक नियमित अंतराल पर अपनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते रहते हैं या फिर से उसको दोहराते रहते हैं। जैसे आपका साइन एक्स का आपने ग्राफ देखा होगा, साइनोसाइडल होता है, जो कि ऐसे कुछ तरह का दिखता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा ग्राफ जो सेम सेम रिप्रेजेंट हो रहा है। तो उस ग्राफ को, जो कि एक नियमित अंतराल पे अपनी वैल्यू को लगातार रिपीट करता रहता है, दैट इज कॉल्ड पेरियोडिक फंक्शन। जैसा कि हमारे डेफिनेशन में भी कहा गया है, a periodic function is a function that repeats its value in the regular interval or period। रेगुलर इंटरवल पे या नियमित अंतराल पे जो फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, जो वैल्यूज को क्या करता है, रिपीट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरियोडिक फंक्शन कहते हैं। किसी ग्राफ को देख करके आपको ऐसा लगे किसी पर्टिकुलर पोर्शन का ग्राफ बार बार उसके अगले अंतराल पे खुद को रिपीट कर रहा हो या सिमिलैरिटी दिखे आपको, तो आप ये कह सकते हैं कि वो ग्राफ मेरा कैसा है, वो मेरा पेरियोडिक फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में हो सकता है, हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके। अब पहले ग्राफ ए को देखिए, जिसमें देख करके आपको ऐसा लगेगा कि -6 से -3 तक, फिर -3 से 0 तक, फिर 0 से हमारे 3 तक, फिर 3 से 6 तक। आपको ऐसा लग रहा हो कि ये जो इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ग्राफ एकदम सेम है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। इस पोर्शन में जिस ग्राफ की जो प्रॉपर्टीज और क्या कहते हैं उसकी जो शक्ल या जो नेचर है, वो इसमें बिल्कुल सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। तो ये हमारा ग्राफ क्या कहलाता है, पेरियोडिक फंक्शन कहलाता है या पेरियोडिक ग्राफ कहलाता है। ठीक है, इसको प्लॉट करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ग्राफ्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं कि अगर कोई ग्राफ हमारे सामने हमें दिख जाता है तो हम उस ग्राफ को कहें क्या, कि वो पेरियोडिक फंक्शन है, तो क्यों पेरियोडिक फंक्शन है। ओके, यही हमारे ऑप्शन बी में भी है। आप देखिए, आपको इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में या बी में यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ऐसा लग रहा है कि ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, हमेशा हमेशा जो क्या कहते हैं हमारा सेक्शन है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ की एकदम सेम शक्ल नजर आ रही है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इस ग्राफ को देखिए, आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ग्राफ, या फिर इस जगह को छोड़ दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आप, हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्राफ देखिए, ये ग्राफ यहाँ से ऐसा लगेगा कि एक छोटी लहर, एक बड़ी लहर, फिर कौन है, एक छोटी लहर, एक बड़ी लहर, फिर एक छोटी लहर और एक बड़ी लहर। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आप खुद देखिए ना, इस सेक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस सेक्शन की प्रॉपर्टीज और इस सेक्शन की प्रॉपर्टीज, ऐसा लग रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे एक छोटी लहर और एक बड़ी लहर, छोटी वेव और बड़ी वेव, छोटी वेव और बड़ी वेव। तो ऐसा देख करके लग रहा है कि ये फंक्शन कैसा है, पेरियोडिक फंक्शन। लेकिन इसके बाद वाले फंक्शन को ध्यान से देखिए। इस फंक्शन की अगर इधर हम स्टडी करते हैं तो ये और ये पेरियोडिक है, लेकिन इस इंटरवल के इस तरफ का जो ग्राफ है वो पेरियोडिक नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इधर वाला इंटरवल अलग पेरियोडिसिटी को शो कर रहा है और इधर वाला इंटरवल इधर वाला अलग पेरियोडिसिटी को शो कर रहा है। तो और इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है वहां पर हमारी पेरियोडिसिटी का जो नेचर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्राफ की प्लॉटिंग में आपको बार बार ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, अगला सेक्शन है हमारा, जिसमें हमें स्टडी करना है कि कोई भी ग्राफ को देख करके क्या हम ये बता सकते हैं कि वो ग्राफ कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। बेसिकली इसकी प्लॉटिंग कैलकुलस के अंडर में आती है और क्लास 12th में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इवन IIT में बहुत बड़ा रोल। क्लास 12th में तो आपके सामने ये पर्टिकुलर चैप्टर ही आ जाएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नाम से। ठीक है, उसमें तो क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ग्राफ को देख करके हमें क्या महसूस करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। इस काम को हम कैसे करते हैं, तो किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने या नहीं होने को हम कैसे जज करते हैं। आप एक बात समझिए, अगर कोई ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है और आप उस पर नॉन स्टॉप अपना हाथ उठाए बिना उसको चलाते चले जा रहे हैं, तो उसका मतलब वो ग्राफ क्या कहलाएगा, हमारा
कंटिन्यूअस कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ग्राफ ऐसा है जिसमें आपको उसको पूरा चलने पर, एक रास्ते के तौर पर चलने पर अगर पूरा नहीं चल पा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। ओके, इस फंडामेंटल को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि अपना पहला ग्राफ आप देख रहे हैं, देख करके ही लग रहा है कि ये हमारा कंटिन्यूअस है -5 से लेकर के 7 तक के बीच में। अब क्योंकि आप यहां से अगर पेन लगा के चलना शुरू करें तो यहां चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, पूरा ग्राफ हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। सेम हमारे दूसरे वाले सेक्शन में भी है जिसमें हम यहाँ से लगातार चलते चले आ रहे हैं और यहाँ तक चले आ रहे हैं, तो ये क्या दिख रहा है हमें, ये पर्टिकुलर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जो ग्राफ प्लॉट किया गया उसमें कहीं टूट फूट ना हो, तोड़ फोड़ ना हो, कोई मिसिंग पॉइंट ना हो, हमारा वैल्यू मिसिंग ना हो। जैसे देखिए इस सेक्शन को देख करके आपको महसूस हो रहा होगा कि आप लगातार इस पे चल रहे हैं, तो ये ग्राफ हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस। लेकिन बेसिकली ये फंक्शन या फिर ये जो ग्राफ हमारा है ये एक जगह पे डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि एक बात देखिएगा, ये देखिए ये फंक्शन हमारा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि हमारा 3 पे लिखा गया है, वहां पे मिसिंग है, तो इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मतलब एक पॉइंट हटा देने के बाद ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम प्रॉब्लम देखिए, यहां पे ये फंक्शन भी हमारा पूरी तरीके से कंटिन्यूअस है, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहां पे 1.5 पे, यहां पे हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। हाँ, उस पॉइंट को यहां पे लगा करके कंटिन्यूटी बनाई गई है, क्या कहते हैं, लेकिन ये फंक्शन लगातार देखा जाए तो डिसकंटिन्यूटी को शो करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये फंक्शन हमारा पर्टिकुलर दिए गए इंटरवल में क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। जैसे हम यहां से यहां तक आते हैं तो कंटिन्यूअस है, और यहां से यहां तक चलते हैं तो ये कंटिन्यूअस है। जैसे अगर इसको देखना चाहें, समझना चाहें, तो ये फंक्शन हमारा 3 वैल्यू के बड़ा बाहर, मतलब 3 से बड़ी वैल्यूज डालने के लिए ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस है। या तो 3 से छोटे के लिए कंटिन्यूअस, लेकिन ये 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है, ये 3 वैल्यू पर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। ये मेरा दिया गया ग्राफ x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है। सिंपल सी बात, देख करके महसूस हो रहा है, क्योंकि 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू अचीव नहीं की गई है। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में एसिम्पटोट में हमें बहुत मदद मिलती है, वो आगे हम सीखेंगे। ओके, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फील्ड लिमिटिंग वैल्यू एंड कंटिन्यूटी। बेसिकली ये लिमिट वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू या कंटिन्यूटी को डील करना बेसिकली हम अपने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से करते हैं, लेकिन ग्राफ से कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए। क्यों कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए? क्योंकि ग्राफ्स को देख करके हमें यह महसूस होना चाहिए कि क्या वाकई में ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है। इन चीज़ों को भी देख के सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं जो कि हम अपने कैलकुलस में अप्लाई करते हैं। तो आइए उसको देखते हैं जरा एक बार। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मेरी कोई भी वीडियो आए उसको पूरा देखा कीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक देखा कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बीच में ऐसा होता है जो आपका छूट जाएगा और आपको आगे जाके बहुत परेशान करने वाला है। देखने में ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी लग रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ओके, जरा हम अपनी पहले क्वेश्चन को, जैसे एक ग्राफ हमारा है, हम बोलते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 4f(x). लिमिट x टेंडिंग्स टू 4f(x) का मतलब है कि हमें x इज इक्वल टू 4 के लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या करना है, हमें दोनों वैल्यूज देना। जरा x बराबर 4 पे चलिए, तो x बराबर 4 कहाँ है, ये रहा आपका x बराबर 4। ध्यान से यहाँ पे आ जाइए अपने x बराबर 4 पे। तो अब x बराबर 4 पर वैल्यू जब फंक्शन की देखते हैं तो x बराबर 4 पर फंक्शन की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे। ये देखिए, ये दिख रही है आपको, ये जगह दिख रही है। 4 से एकदम परपेंडिकुलर जैसे मैंने ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे मैं आ गया। इस जगह को आप ध्यान से देखिए। ओके, इस जगह को आप ध्यान से देखिए, ऊपर एकदम कॉर्नर में 4, जहां पे मेरा x बराबर 4 पे, अगर मैंने x बराबर 4 पर एक लाइन खींच दी, थोड़ा सा ठीक से खींच लेते हैं। अगर मैंने x बराबर 4 पर एक लाइन खींच ली और 4 पे जो लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है वो देखिए ग्राफ को कहाँ काट रही है, उसके सामने जो y लिखा हुआ है वो कितना है, 8 है। तो 4 के हल्का सा इधर मैं वैल्यू यही लाइन खींचता हूँ, और 4 के इधर हमें हल्की सी फिर से यही लाइन खींचता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो ग्राफ जो वैल्यू को शो करेगा वो 8 को शो करेगा। तो ये जो पहला आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, यही सेम प्रॉब्लम x बराबर -3। अब आप सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, जिसमें वो ये कहता है कि x की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो -3 है। ये x टेंडिंग्स टू, ये जो लिखता है ना, ये x टेंडिंग्स टू 3, इसका मतलब होता है x 3 की तरह है। जैसे मतलब 3 की तरह है तो 3.0001 हो सकता है या 2.9999 हो सकता है। तो x बराबर 3 नहीं है, 3 के हल्का सा लेफ्ट और हल्का सा राइट है। तो जरा आइए देखते हैं x बराबर 3 पे। तो x बराबर 3 पर हम अपनी वैल्यूज को उठाते हैं। x बराबर 3 पर, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में x बराबर -3 है। ओके, x बराबर -3 पे चलते हैं। -3 हमारा ये है, ये वाली जगह। -3 पर हम यहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, 6 है, और लेफ्ट पे भी 6 है और राइट, क्योंकि एक्चुअली में ये एब्रप्ट चेंज नहीं कर रहा है। अब जरा थर्ड वन क्वेश्चन पे देखिए, x बराबर
x टेंडिंग्स टू 0 की पावर पॉजिटिव, या फिर हम लिख सकते हैं 0 पॉजिटिव। तो 0 पॉजिटिव का मतलब है कि हमें 0 से हल्का सा बड़ा वैल्यू देखनी है। तो जरा आइए देखते हैं, x पर अगर हमें 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू पे देखना है, जैसे 0 से हम थोड़ा सा बड़ा देखते हैं, थोड़ा सा वैल्यू बड़ी देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू देखते हैं x बराबर 0 पे, तो हमें क्या दिखता है कि वो वैल्यू का x से हल्की सी बहुत, तो हल्का सा नीचे से देखते हैं तो आपको वैल्यू कहाँ महसूस होती है, आपको यहाँ पे वैल्यू महसूस होती है। ओके, x अगर 0 निगेटिव पे महसूस करते हैं तो 0 इस 4th नंबर क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा अच्छे ढंग से। ओके, अगर ये चीज़ लिखी हुई है 4th में, जहाँ लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 की पावर माइनस और fx, तो इसका मतलब है मुझे 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेनी। जैसे 0 अगर पॉइंट यहाँ पे है तो मुझे 0 से हल्की वैल्यू बगल में वैल्यू लेकर के उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है इस तरह से, और देखना है कि वो ग्राफ को जाके कहाँ पे काट रहा है। तो आइए जरा इस चीज़ को देखते हैं। जैसे अपने ग्राफ पे चलते हैं, देखिए हम 0 पे बात करें लेकिन 0 थोड़ा छोटा, तो 0 से देखिए बड़ा इधर है, हम 0 से हल्का छोटा यहाँ पे पहुँचते हैं, एकदम बहुत नज़दीक में, यहाँ बहुत नज़दीक में। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, -2। ओके, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको सिखाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जरा देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे x बराबर 0, x टेंडिंग्स टू 0 मतलब मुझे 0 के लेफ्ट भी चेक करना है और राइट पे भी चेक करना है। तो आइए जरा देखते हैं, आइए। ओके, थोड़ा जूम करके देखते हैं तो ज़्यादा बात समझ में आ रही है हम लोग को। ओके, तो 0 से देखिए अभी थोड़ा सा छोटा जो था, हमने यहाँ पे टेस्ट किया था तो ये कहाँ पे आया था, -2 पे आया था। और 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 ये देखिए, ये 0 से थोड़ा सा बड़ा अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे वैल्यू कहाँ मिलती है, ऑलमोस्ट 0 पे ही मिल रही है, ऑलमोस्ट 0 की तरह ही मिल रही है। आप यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, आपको ऑलमोस्ट 0 ही मिलने वाला। तो इसका मतलब है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और राइट हैंड साइड वैल्यू दोनों क्या है, सेम नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, f। अब जरा इसको देख लीजिए जरा ध्यान से, f-2, ये f-2 ये क्या है, f-2 का मतलब होता है फंक्शन की -2 पर एग्जैक्ट वैल्यू। फंक्शन में मैंने -2 सप्लाई कर दिया है, मतलब मैंने फंक्शन को -2 दे दिया। जैसे ही मैंने उसको -2 दे दिया, आपको ये महसूस कर रहा है कि -2 पर वैल्यू क्या है। तो आइए जरा देखते हैं -2 पर वैल्यू क्या है। ये रहा फंक्शन, ये रहा हमारा फंक्शन। -2 पे वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट देखिए यहाँ पे वैल्यू नहीं है हमारी। अब जरा देखना थोड़ा सा ग्राफ को छोटा करके, ग्राफ पे वैल्यू कहाँ, अब ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। मतलब जरा ये देखिए, f बराबर -2 पर आखिर वैल्यू है कहाँ पे, -2 पे देखिए ग्राफ यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, तो हमारी वैल्यू कहाँ पे है, f-2 की वैल्यू हमारी 8 है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। बाकी लिखे हुए जो नीचे के 2 या 3 क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए होमवर्क कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जा करके लिखें। मेरी आदत है कि मैं अपने वीडियोस में 1-2 एग्जांपल्स या फिर मैं एक होमवर्क जरूर देता हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो देखें, पूरा देखें। 10 मिनट का वीडियो कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं होता है, या 15 मिनट का वीडियो कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। थोड़ा फोकस होकर के थोड़ा देखा करिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग में मत सोचा कीजिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आगे बढ़ने पर ही आपको पूरी तरह क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये बोलता है आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड गिव द रीजन। ओके ठीक है भाई, देखिए ग्राफ लगातार चला आ रहा है। यहाँ पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, और यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर जगह यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे अप्रोच कर रहा है लेकिन वहाँ कभी पहुँच नहीं सकता। डिसकंटिन्यूटी का मतलब वहाँ पे वैल्यूज मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब यहाँ की डिसकंटिन्यूटी को आप हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू को भर दिया गया है। ओके, लेकिन ये भी डिसकंटिन्यूटी है। क्यों, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, मतलब यहाँ से चल रहा हूँ ग्राफ, यहाँ पे हल्का सा मिसिंग है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, यहाँ से आया यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पहुँचने के लिए अपनी पेन को उठाना पड़ता है, फिर डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं, यहाँ पे इसके बाद x बराबर 6 पे भी डिसकंटिन्यूटी है। ग्राफ अगर लाइन बाई लाइन चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस है। अगर आपको लगता है कहीं वैल्यूज मिसिंग है, यहाँ कहीं एब्रप्ट चेंज है, या फिर जंपिंग ले रहा है, तो फंक्शन कैसा है हमारा, डिसकंटिन्यूअस है। अभी इतना समझिए। अगला सेक्शन है डिफरेंशियबिलिटी। देखिए डिफरेंशियबिलिटी आपका एक पूरा प्रॉपर सेक्शन है, लेकिन ग्राफ को देख करके वो फंक्शन बेसिकली डिफरेंशियबिलिटी से हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारा दिया गया ग्राफ डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ओके, तो डिफरेंशिएबल है या नहीं है इसको पता लगाने के लिए हमारे पास अपने रूल्स हैं, जैसे f(x माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए), सारे मेरे पास रूल्स है डिफरेंशियबिलिटी के और कंटिन्यूटी। लेकिन ग्राफ को देख करके डिफरेंशियबिलिटी से मैं क्या पता लगाता हूं, या डिफरेंशियबिलिटी की मदद से मुझे ग्राफ में क्या पता पड़ता है, या ग्राफ को देख करके मैं क्या पता लगा सकता हूं, मुझे इसकी स्टडी करनी है। तो आइए जरा देखते हैं। बेसिकली आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, किसी भी ग्राफ की डिफरेंशियबिलिटी किसी पॉइंट पर है या नहीं है, या फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे है या नहीं है, ये हमें इस बात का पता लगाता है कि ग्राफ में कहीं पे भी टूट फूट नहीं। जैसे x बराबर 4 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है,
फंक्शन यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे, जैसे ये 1 पे दिख रहा है, क्यों वो डिफरेंशिएबल नहीं है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए फंक्शन में अगर डिसकंटिन्यूटी है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। फंक्शन में अगर किंक है, फंक्शन में क्या है, अगर किंक है, किंक का मतलब होता है कोना, कॉर्नर, एकदम तीखापन, अगर ऐसा है तो वो फंक्शन वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए ग्राफ में कहाँ कहाँ, देखिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे फंक्शन में ध्यान से देखिए यहाँ किंक कोना टाइप का नजर आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे भी कोना नजर आ रहा है, ठीक है। और एक बात और है, x बराबर 11 जैसे मैं 10.5 जैसे ये ले रहा हूँ, अगर इस पर मैंने एक टेंजेंट खींचा तो ये ऐसा लग रहा है जैसे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, यहाँ पे ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर ये कही जाती है कि किसी पर्टिकुलर ग्राफ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है, तो वहाँ पे इन सारी पॉसिबिलिटीज का जन्म हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूअस ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन की वहाँ पे स्मूथनेस खराब हो गई हो, मतलब किंक निकल आया हो, या ऐसा हो सकता है कि मैं उस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा हो। तो डिफरेंशिएबिलिटी होना या नहीं होना हमें ये बताता है कि हमारे फंक्शन के किसी भी ग्राफ में स्मूथनेस कैसी है, उसमें स्मूथनेस है या नहीं है। ओके, कनकेविटी ऑफ ए ग्राफ, ये बहुत बहुत छोटा सा सेक्शन है, क्या कहते हैं इस कनकेविटी का हमारा मतलब dy बाई डी एक्स है बेसिकली। अगर dy बाई डी एक्स को हम डील कर सकते हैं और उसका मतलब निकाल सकते हैं तो हमें पता पड़ सकता है कि जो हमारा ग्राफ है वो कैसा है। कनकेविटी का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से कुछ लेना देना नहीं है, केवल आप एक ग्राफ देख लीजिए और उसको दिमाग में बैठा लीजिए कि कनकेविटी क्या होती है और उसको कैसे लिखते हैं। ये कैसा है, सबसे पहले तो इसको ऐसा देखिए जैसे किसी ने तश्तरी रख रखी है, तो तश्तरी है जैसे सिंपल सी, उसको अप बोल दीजिए सबसे पहले, और तश्तरी अगर उल्टी कर दीजिए तो उसको डाउन बोल दीजिए। ओके ओके, अपवर्ड पैराबोला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये देखिए ये कैसा है, ये हमारा कनकेव डिक्रीजिंग है, ये कनकेव अप और डिक्रीजिंग है, ये कैसा है कनकेव अप और इंक्रीजिंग है, कनकेव डाउन कनकेव डाउन कनकेव डाउन, ये हमारा कैसा है डिक्रीजिंग है, और ये हमारा कैसा है इंक्रीजिंग है। ओके, वैल्यूज़ के बढ़ने पर अगर फंक्शन की वैल्यू घट रही है तो सिंपल बात है डिक्रीजिंग है, वैल्यूज़ के बढ़ने पर अगर फंक्शन वैल्यू बढ़ रही है तो कैसा है इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो अपनी जगह है, कनकेव अप का मतलब तश्तरी सीधी और कनकेव डाउन का मतलब तश्तरी उल्टी कर दी, जैसे पैराबोला अपवर्ड और पैराबोला डाउनवर्ड होता है ना, पैराबोला अपवर्ड और पैराबोला डाउनवर्ड होता है, तो ये वाली बात हो रही है कनकेव अप और कनकेव डाउन, हम समझ जाएंगे अपनी बात, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेम प्रॉब्लम, सेम एकदम कनकेव, वही एक बार क्या कहते हैं दोबारा रिपीट किया गया मुझे लगता है। ओके ओके, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं, एसिम्पटोट। ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें बेसिकली 3 तरह के एसिम्पटोट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है और एक ऑब्लिक होता है। तो बेसिकली एसिम्पटोट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जिसकी तरफ मेरा ग्राफ भाग रहा हो लेकिन कभी भी उस लाइन को छू ना सके या उस पर वैल्यू अचीव ना कर सके, उसी को मैं क्या बोलता हूँ एसिम्पटोट बोलता हूँ। जैसे नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। अब एक बात देखिए, ये एक लाइन आपको दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफ आपको ऐसा, आप समझिए थोड़ा सा, ये ग्राफ ऐसा लग रहा है जैसे इसकी तरफ भागा जा रहा है आपके इस लाइन और इस ग्राफ के बीच में। जरा मैं एक बार फिर समझाता हूँ, इस लाइन और इस ग्राफ के बीच में जो वैल्यू है, जो दूरी है वो लगातार कम हो रही है, इस लाइन और इस ग्राफ के बीच में जो दूरी है वो लगातार कम होती जाएगी, आगे बढ़ने पर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो कम होती चली जाएगी, लेकिन कभी भी वैल्यू जीरो को खत्म नहीं हो सकती, ये ग्राफ इस लाइन को कभी नहीं टच कर सकता। इसका मतलब ये जो लाइन मुझे दिख रही है ये वर्टिकल है और उसको मैं क्या बोलता हूँ वर्टिकल असिम्पटोट बोलता हूँ। नेक्स्ट हमारी जो है वो भी ऐसा ही है, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ऐसा लगेगा कि ये जो मेरी लाइन है और ये जो मेरा ग्राफ है इनके बीच में दूरी लगातार कम होती चली जाएगी, दूरी लगातार कम होती चली जाएगी, लेकिन ये कभी भी मिल नहीं सकती। तो इसका मतलब है ये जो π/2 लाइन है ये हमारी क्या है एसिम्पटोट है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है x = +- π/2 +- 3π/2 और x बराबर +- 5π/2। एक्चुअली में ये 10x का ग्राफ है, तो 10x ग्राफ की हमारी जो एसिम्पटोट होती है वो क्या होती है, ये सारी चीजें होती हैं, आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके नेक्स्ट में चलते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। कोई भी मेरा ग्राफ है, कोई भी मेरा ग्राफ है, अब इसको देखिए, इस ग्राफ में और इस लाइन के बीच की दूरी कम होती चली जाएगी लेकिन कभी भी मिल नहीं सकती। तो हमारा ये जो हमारी लाइन है y बराबर π/2 जो हमारी दिख रही है, क्या कहते हैं ये क्या है हमारी एसिम्पटोट, और कैसी एसिम्पटोट है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। जैसा कि ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए मैंने आपसे कह दिया था, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये मेरी कोई लाइन है और कोई ग्राफ ऐसा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट होगी नहीं होगी उसको मैं ऑब्लिक एसिम्पटोट बोलूँगा। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट को कैलकुलेट करना काफ़ी कठिन काम है, कठिन काम इसलिए है क्योंकि इसमें लिमिटेड कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, वर्टिकल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ये जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है ये आप जब भी मेरे साथ ग्राफ प्लॉटिंग सीख, अभी तो केवल आप ग्राफ को पहचान रहे हैं कि भाई ग्राफ ये है तो ये है कैसा, इसको क्या कहा जाए, इस चीज़ को क्या कहा जाए। जब मैं वहाँ बोलूँगा कि भाई ये एसिम्पटोट है वर्टिकल, तो उस समय आप ये मत कहिएगा कि सर वर्टिकल एसिम्पटोट क्या है ये बताए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और हाँ वीडियो को पसंद आने पर उसे लाइक करिए, शेयर करिए और उसे सब्सक्राइब करिए, और कम से कम तो लाइक तो जरूर करिए, लाइक प्लीज़ आप करके जाइएगा। क्या कहते हैं, मुझे व्यूज़ बहुत आते हैं क्या कहते हैं वीडियोस पे, लेकिन लाइक नहीं आते, तो मैं चाहता हूँ आप लाइक करें, क्या कहते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।